से हो सकता है कि मंथन चिंतन किया जाएगा और यही सरकार कोई और अलग व्यवस्था लेकर आएगी, क्योंकि विपक्ष तो उम्मीद ही करना बेमानी है, क्योंकि उनके पास केवल आरोप लगाने के अलावा कोई और कार्य नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। इस वीडियो में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करूंगा और मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है और आप सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि उस विषय के ऊपर जो चर्चा करने का जो मेरा टाइमिंग है वो लेट हो चुका है। मुझे और पहले ही इस पर चर्चा कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि उसमें जो कुछ बातें कही हैं वो बहुत ही रोचक भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि लोग डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग दृष्टिकोण रखा जाता है। तो जिस न्यूज़पेपर को मैंने पढ़ा उसमें उस विषय से जुड़ा हुआ जो दृष्टिकोण रखा गया वो अत्यंत रोचक मुझे ऐसा मालूम हुआ, तो मुझे लगा कि वो उस विषय को और उसमें जो कही गई बातें हैं उसको आपसे साझा कर लेनी चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ वह विषय डिबेटेबल है, काफ़ी डिबेट होनी चाहिए और काफ़ी चर्चा भी हुई है, सरकार की किरकिरी भी हुई है, विपक्ष को मज़े आ गए हैं। तो वह विषय कौन सा है? वह विषय है चुनावी बॉन्ड का। और आपको पता है कि इस व्यवस्था को जो मोदी सरकार लेकर आई थी उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और जो गतिविधियां उससे जुड़ी हुई चली उन गतिविधियों से आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो सरकार का तर्क और सरकार का उद्देश्य यह था कि चुनावी बॉन्ड लेकर आएंगे जिससे काले धन पर नियंत्रण लगा सकेंगे और जो चुनावी चंदा राजनीतिक दलों को मिलता है वह चुनावी चंदा बॉन्ड के जरिए खरीदा जाए और बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा मिले, जिससे हम जो है काले धन के प्रवाह को चुनावी मैदान में या चुनावी खर्च के रूप में जो खर्च होता है काला धन उसको जो है रोक सकें। सरकार का ऐसा उद्देश्य था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह जो है उद्देश्य फुलफिल नहीं होता है, या फिर जिस उद्देश्य के लिए ये लाया गया था वह जो है उद्देश्य फुलफिल नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम अगर ये बात करें कि चुनावी बॉन्ड से लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनावी बॉन्ड आने से पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पूरी तरीके से अपारदर्शी थी और काले धन का उपयोग करने या काले धन को खपाने का एक मुख्य स्रोत होता था कि जो आप चुनावी चंदा दे दें। तो व्यवस्था ये थी कि 20,000 रुपए से अधिक का अगर चुनावी चंदा आपको मिलता है, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, तो उन्हें इसी जानकारी देनी पड़ती थी। लेकिन ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो ये बताते थे नहीं भाई हमें जो है फुटकर चंदा मिला है। इसका मतलब ये है, फुटकर का मतलब कि हमें जो है 20,000 रुपए से कम का अमाउंट में बहुत सारा चंदा मिला है। तो इस बात पर विश्वास करना भी अपने आप में कठिन है कि 20,000 रुपए का ही चंदा जो है कई टुकड़ों में या फुटकर में और बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, ऐसा मानना मुश्किल दिखाई देता है, जैसा कि सभी राजनीतिक दल क्लेम करते हैं। किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था में काला धन खपाया जाता है, इस बात पर सभी लोग एग्री हैं। और तो उसी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास था कि चुनावी बॉन्ड लेकर आए हैं। तो कुछ जो बिंदु है उस आर्टिकल के, अब उस आर्टिकल के बारे में बात बता देता हूँ आपको। आर्टिकल मैंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में पढ़ा। राजीव सचान जी ने लिखा है चुनावी बॉन्ड की राजनीति या मकड़जाल, उसके बारे में लिखा है उन्होंने और बड़े रोचक बातें उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एसबीआई ने उस सारे जो किसने बॉन्ड लिया और किसको खरीद कर दिया और किसको चंदा गया ये सब स्पष्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त करने वाला जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी का दल है, भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बाद दूसरे क्षेत्रीय दल और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस को मिला है। सारे राजनीतिक दल और खासतौर पर विपक्षी दल और इस देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन सभी ने प्रश्न उठाया कि भाई भाजपा ने तो सबसे ज्यादा चंदा इससे लिया है, तो अपने फायदे के लिए ये बॉन्ड लेकर आई थी, बॉन्ड व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर आप तार्किक तरीके से सोचेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा जो उद्योगपति होते हैं, कारोबारी होते हैं, वो सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं और सरकार से जो भी शासन में राजनीतिक दल होता है
उससे सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि उनका कारोबार फल फूल सके। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, उनको सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलता है और उसके बाद कारोबारी ये देखता है कि कौन सा दल भविष्य में या चुनावों में सत्ता परिवर्तन कर सकता है और पुनः सत्ता में आ सकता है, इसलिए वह उसे भी चुनावी चंदा देते हैं, लेकिन कम देते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण आप देखेंगे, बंगाल में सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा मिला वो टीएमसी को मिला है, बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी को सेंटर में मिला और बीजेपी को और भी बहुत सारे राज्यों में उसकी सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको जो है ज्यादा चंदा मिलना था। तो प्रश्न यहाँ उठता है, जो विपक्षी दल बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं बीजेपी को तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंच गया और चुनावी बॉन्ड से उन्होंने खूब जो है अपनी तिजोरी भर ली, तो दो चीज कर लीजिए, या तो जो विरोधी दलों को भी चंदा मिला है तो ऐसा कीजिए, या तो बीजेपी को जो मिला हुआ चंदा अगर वो गलत है तो आपको मिला हुआ चंदा वो भी गलत है। और अगर आप उसे मानते हैं कि चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो गलत थी और उससे मिला हुआ चंदा भी गलत है, तो आपको जो चंदा मिला, जो विपक्षी दलों को चंदा मिला, वो वापस कर दें। भाई हमें नहीं चाहिए, हम तो इस गलत व्यवस्था के जरिए जो है हमें चंदा मिला है तो हम तो नहीं लेंगे ये चंदा, तो आप वापस कर दीजिए। अगर इतनी ही नैतिकता और इतनी ही साफगोई वाली जो बात है अगर कर रहे हैं तो वापस कर दीजिए। एक बात ये उन्होंने, राजीव सचान जी ने लिखी तो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ये आपके पास साथ शेयर कर देना चाहिए। लेकिन जो चिंताजनक बात उन्होंने अपने लेख में बताई है वो ये बताया कि ईडी और सीबीआई की जांच, जो कंपनियां इन दोनों संस्थाओं की जांच का सामना कर रही थी, उन्होंने भी चंदा दिया। तो फिर बाद में उनको अपने कारोबार के लिए ठेके भी मिले और तमाम तरीके के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। तो राजीव सचान जी ये कहते हैं कि भाई अगर आप इसे उस नज़रिए से कहें, जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई चंदा दो धंधा लो, इसका मतलब है कि चंदा दो तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे और आपका कारोबार फल फूलता रहेगा, ऐसी खबरें भी, ऐसा आरोप भी लगाया गया। सच्चाई क्या है वो तो जांच में पता चलेगा। दूसरा, जो लोग इसे कह रहे हैं कि इसे वापस, जो लोग इसे गलत मान रहे हैं तो उन्हें वापस कर देना चाहिए कि भाई हम तो गलत के साथ है ही नहीं। दूसरा, एक और चिंताजनक बात आई कि कुछ कंपनियां जो कि घाटे में चल रही थी उन्होंने भी भारी भरकम चंदा दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? तो जो बैलेंस शीट दिखाई जाती है वो क्या है? तो रियलिटी कहने का मतलब बहुत सारा ग्रे एरिया है जिसको कि हमें समझने की जरूरत है। एक और चौंकाने वाली जो खबर है, जो कि पूरी लिस्ट सामने आ गई, उसमें ये कि जो कुछ बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, नामी कारोबारी हैं, उन्होंने किसी को चंदा नहीं दिया इस चुनावी बॉन्ड के जरिए। तो क्या यह माना जाए कि यह ऐसा संभव है? तो इस पर यकीन करना, इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि देश की बड़ी बड़ी नामी गिरामी जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, उन्होंने चंदा नहीं दिया हो, किसी राजनीतिक दल को नहीं दिया हो। और दिन भर जो विपक्ष चिल्लाता रहता है कि फलाना राजनीतिक दल के फलाने राजनीतिक दल या सरकार के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। नारा मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, आप सभी लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ नामी कंपनियां क्यों नहीं दिखी? तो क्या यह कुछ और व्यवस्था है या इसके पीछे कुछ और राज है? इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चूंकि भाजपा की सरकार है तो उन्होंने कुछ कंपनियों से चंदा की उगाही की। तो वही बात फिर आ जाती है कि अगर चंदा भाजपा को मिला है तो आपको भी मिला है। तो अगर भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने चंदा की उगाही की है तो आपने भी उगाही की होगी चंदा से, क्योंकि आपको भी चंदा मिला है, भले से कम मिला हो, क्योंकि आप सत्ता से बाहर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कम मिला हो, उन्हें ज्यादा मिला क्योंकि वो सत्ता में है। तो ये तार्किक रूप से अगर आप सोचेंगे तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजनीतिक दलों के साथ कारोबारी टकराव नहीं चाहते हैं क्योंकि वह जो है अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, इसकी अब जो है दूसरे तरीके से भी अगर हम व्याख्या करें तो नीर छीर व्यवस्था क्या होगी चुनावी चंदे की, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कोशिश की कि हम एक व्यवस्था बनाते हैं जिससे कालाधन को चुनावी खर्च में जो खपाया जाता है उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। उनकी तार्किकता, उनकी सूझबूझ समझ के हिसाब से ये व्यवस्था सर्वोत्तम है, बेस्ट है। लेकिन विपक्षी दलों ने बोला नहीं, ये बेस्ट नहीं है। तो नई व्यवस्था क्या होगी? चुनावी चंदा मिले और पारदर्शी तरीके से मिले और उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर ना हो, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? इसके बारे में कोई सुझाव नहीं है। विपक्ष एकदम खाली है
कि हम क्या सुझाव दें, कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, क्या चुनावी चंदे के लिए कौन सी बुलेट प्रूफ व्यवस्था होगी, इसके बारे में कोई सुझाव आपको देखने को नहीं मिलेगा विपक्ष की तरफ से। लेकिन हाँ, ये कि भाई नहीं आपने गलत किया, अरे भाई उन्होंने स्टेप तो उठाया, उन्होंने करने की कोशिश तो की। आपके पास क्या योजना है? आप वही पुरानी योजना में चाहते हैं जो पूरी तरीके से अपारदर्शी है, जिसमें काला धन इस्तेमाल होता है। दूसरा, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने लेख में कुछ सुझाव भी दिए हैं कि कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसी कोई और अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं आ पा रही है, कोई विकल्प नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि या तो ऐसा कर दिया जाए कि सारे कारोबारी और सारे व्यवसायी उद्योगपति अपनी आय का, इनकम का जितना चुनावी चंदा देना चाहते हैं वो सारा चुनाव आयोग को दे दें। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को जितना उनको मत प्रतिशत मिला उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एक तो ये व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इसमें यह होगा कि अगर कोई कारोबारी अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को चंदा सिर्फ उसे ही देना चाहता, सामने वाले को नहीं देना चाहता, तो क्या उसमें उस कारोबारी के साथ अन्याय नहीं होगा? एक ये बात। तो ये व्यवस्था, ये तर्क उन्होंने दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा कर छोड़ दिया। फिर दूसरे तर्क पर हो गए, या तो ऐसा हो कि सरकारी खर्च से ही चुनाव हो, राजनीतिक दलों को कोष निर्धारित कर दिया जाए और उन्हें एलोकेट कर दिया जाए कि भाई आपको इतना धन सरकार की तरफ से दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो बहुत अच्छी व्यवस्था सुनने में लगती है। लेकिन इससे जो सवाल उत्पन्न होता है वो यह है कि क्या जितना धन आपको मिलेगा उतना ही आप खर्च करेंगे, जो भी उम्मीदवार होगा, चुनाव लड़ रहा होगा? इसमें भी प्रश्न संशय वाला है कि ऐसा तो होता नहीं, और हमें आज तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग लिमिट तय करता है कि लोकसभा में आप कितने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और विधानसभा में आप कितने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कितना खर्च होता है इसका अनुमान लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कितना खर्च कर दिया एक कैंडिडेट ने। तो इस तरीके से ये व्यवस्था भी खारिज हो जाती है। तो क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता और साफ सुथरी व्यवस्था न होने की दलील दी और ये कहा कि जो सूचना का अधिकार है वो गोपनीयता के अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने बोला कि अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जानने का अधिकार है कि किसने चंदा दिया है और किसको चंदा दिया है, और इसलिए फिर एसबीआई ने सारे डिटेल्स जो है उन्होंने सामने रख दिए। लेकिन रजिस्टर चांद ने अपने आर्टिकल में यह भी प्रश्न उठाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गोपनीयता का अधिकार कम है सूचना के अधिकार से, वही सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपने ऊपर लागू नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देते हैं। तो ये प्रश्न भी उठाया कि भाई सूचना के अधिकार को कोई भाव सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं देता, लेकिन दूसरे को आता है, तो भाई नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जो इसमें बातें हैं वो बता देनी चाहिए, और इसके इंटरप्रिटेशन है कि वैकल्पिक व्यवस्था, और खासतौर पर डिबेटर्स का ये चैनल है, तो डिबेटर्स के लिए और तमाम आयोजन समितियों के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, इससे जुड़ी हुई डिबेट रखें, कुछ प्रैक्टिकल भी रखें कि चुनावी व्यवस्था हम ऐसे बनाएंगे तो इसका समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं, या चुनावी चंदे की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, या चुनाव सरकारी पैसे पे लड़ा जाना चाहिए, सरकारी खर्च से होना चाहिए, या क्या व्यवस्था हो। इस पर भी यूनिवर्सिटीज में जो डिबेट हो रही है उससे जुड़े हुए विषय रखिए और उसके ऊपर जो है चर्चा कराइए, ताकि कुछ तो निकल कर सामने आए कि क्या व्यवस्था हो सकती है, जो कि बुलेट प्रूफ तो एटलीस्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कम से कम हेरा फेरी करने की चांसेस हों। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा सरकार ने यह कोशिश की थी और अच्छी कोशिश की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा मिले, जिससे काले धन के उपयोग पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर से हो सकता है कि मंथन चिंतन किया जाएगा और यही सरकार कोई और अलग व्यवस्था लेकर आएगी, क्योंकि विपक्ष से तो उम्मीद ही करना बेमानी है, क्योंकि उनके पास केवल आरोप लगाने के अलावा कोई और कार्य नहीं रह गया है। और निश्चित तौर पर मानिए कि अगर इससे जुड़ी हुई कोई और व्यवस्था आएगी तो वही भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ही लेकर आएगी, ऐसा उम्मीद, क्योंकि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ से सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है।
कोई उपाय और सुझाव नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और दूसरी वीडियो में और किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और डिबेटर्स खास तौर पे ध्यान रखें, जो डिबेट्स होने जा रही हैं, जो अपने यहाँ डिबेट करा रही हैं, वो इससे जुड़े हुए विषय जरूर रखें, ताकि डिबेटर्स अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें और सोचें कि हम क्या एक पारदर्शी व्यवस्था बना सकते हैं। धन्यवाद।